दोस्तों, आज की जो ये प्रेस वार्ता है, ये एक बहुत ही संगीन देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों से जुड़ी हुई है। और वो इस बात को दर्शाता है कि देश के अंदर जो लोग पिछले 2.5-3 सालों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूरी दुनिया को बांट रहे थे, वो खुद कितने देशभक्त हैं, ये सवाल आज उठाना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों कोई ऐसा मौका नहीं आया जब चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के लोग हो, चाहे वो स्वतंत्र टिप्पणीकार हो, चाहे वो कोई भी हो, जिस किसी ने भी बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार की थोड़ी भी आलोचना करने की कोशिश की, उसको सीधे लगे हाथों इन लोगों ने देशद्रोही करार देने का नाम लिया। लेकिन अब जो सबूत, जो हालात मध्य प्रदेश से हमारी जानकारी में आ रहे हैं, और आप सब लोगों को इस बात की कुछ ना कुछ जानकारी है, उन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दरअसल अगर इस देश के अंदर कोई एक देशद्रोही पार्टी या सरकार देशद्रोही पार्टी है, या जिसके आईएसआई से बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं, या जिसके लोग आईएसआई के लिए काम करते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी और उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। ये भोपाल के अंदर, सतना के अंदर, जबलपुर, इन तमाम जगहों पे जो लोग पकड़े गए हैं, कहा जा रहा था कि ये लोग एक टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे और उसके माध्यम से ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इनको प्रति माह 8 लाख, 8.5 लाख रुपए इनको मिल रहे थे। ये कौन लोग हैं? ध्रुव सक्सेना नाम का शख्स कौन है? बलराम जो सतना से पकड़ा गया, जो जाली फर्जी अकाउंट खुलवाता था, वो कौन था? साथ ही साथ मनीष गांधी नाम का आदमी कौन है? मोहित अग्रवाल कौन है? ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ध्रुव सक्सेना इस हद तक भारतीय जनता पार्टी में के अंदर तक घुसा हुआ था, इस हद तक सक्रिय था कि भोपाल के अंदर जो इनका मीडिया सेल है, जो आईटी का सेल है, उसका इंचार्ज था। और इस आदमी की तस्वीरें एक नहीं, सैकड़ों तस्वीरें उस वक्त के अभी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और न जाने कितने और लोगों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। तस्वीरों के बारे में तो कहा जा सकता है कि आज के सेल्फी के जमाने में कोई आदमी कहीं भी किसी के साथ भी तस्वीरें खिंचवा सकता है, संभव है। इससे मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अगर किसी मुख्यमंत्री जिस मंच पर आसीन है, वहां अगर इस तरीके का व्यक्ति अगर वहां मौजूद है और बहुत करीब से मौजूद है, उनके मीडिया सेल का प्रभारी है, तो ये क्या दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आईएसआई की गिरफ्त में है या भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आईएसआई होती जा रही है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के, और ये कितना गंभीर है मैं आपको बता दूं, जिसमें तकरीबन जो हमारे पास जानकारी मिल रही, करीब 500 लोगों का ये नेटवर्क है, जो भी जानकारी मिली है। 3000 सिम कार्ड है, 50 मोबाइल फोन मिले हैं, 35 सिम बॉक्स है, और अभी सिर्फ इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां की जो स्थानीय कोर्ट है, उसने ये कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जासूसी से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है।
यानी कोर्ट भी मानती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जासूसी से जुड़ा हुआ मामला है। और इस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में आईएसआई का न केवल नेटवर्क था, बल्कि ये वहां से जो वहां के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहां की जानकारी भी ये दे रहे थे। साथ ही साथ पठानकोट और उरी में जो आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, ये देखिए पठानकोट और उरी, ये पिछले साल जो आतंकवादी घटनाएं पंजाब और श्रीनगर में हुई, उनमें ये दोनों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और पठानकोट वो घटना है कि जहां पर बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा आईएसआई को बुलाकर उससे जांच कराई थी। तो ऐसे में साथ ही साथ यह भी पता चला है कि 200 और लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम कबूले गए हैं। तो ऐसे में पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी 4 महत्वपूर्ण सवाल भारतीय जनता पार्टी और जांच जो हो रही है उसके संदर्भ में पूछना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस मसले को साफ करे कि आईएसआई की भारतीय जनता पार्टी और आईएसआई और आरएसएस में कितनी गहरी घुसपैठ है। अगर यह जांच में पता चल रहा है कि मीडिया सेल का इंचार्ज वहां पकड़ा गया है, यह पता चल रहा है कि 200 और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम उसने कबूले हैं, तो यह बात स्पष्ट होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को साफ करना चाहिए कि आईएसआई की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कितनी गहरी घुसपैठ है। दूसरा सवाल यह है, भाजपा इस मामले को साफ करे कि आईएसआई जासूसी रिंग के मुखिया ध्रुव सक्सेना, जिन 200 लोगों के नाम कबूले हैं बीजेपी और आरएसएस के, ये नेता कौन है, इनके नाम पब्लिक में सामने आने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन लोगों के नाम सामने करे। तीसरा सवाल, आप लोग बार बार सोच रहे होंगे मैं ये भारतीय जनता पार्टी से क्यों कह रहा हूं। एटीएस मध्य प्रदेश की है और वहां सरकार मध्य प्रदेश की है, तो अगर वहां पर सरकार बीजेपी की है, तो अगर नाम सामने नहीं आ रहे हैं तो इसीलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहां पर राजनीतिक दबाव डालकर इन नामों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय इस मामले को स्पष्ट करें, पब्लिकली स्पष्ट करें कि जासूसी रिंग के मुखिया बलराम ध्रुव सक्सेना से उनके कितने गहरे और कितने पुराने संबंध हैं, ये बात स्पष्ट करें। और आखिरी सवाल यह है कि आईएसआई के जासूसों के लैपटॉप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और रैलियों के खर्चे के डिटेल भी मिले हैं। यह भी सामने आया कि आईएसआई ने इन लोगों को लाखों रुपए महीने यानी 8 लाख रुपए प्रतिमाह दिया जाता था। तो क्या आईएसआई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का संचालन कर रही थी, उनका खर्च उठा रही थी? और इस संदर्भ में जो पुराना अनुभव है, चाहे वो सुनील जोशी हत्याकांड हो, जिस तरीके से उस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया, जिस तरीके से व्यापम को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है 40 लोगों की मर्डर के बाद भी, ऐसे में पार्टी को इस बारे में पूरा संदेह है कि इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाएगा। सिर्फ 4-5 लोगों को सजा दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना पल्ला साफ कर लेंगे। कभी भी उन 200 लोगों के नाम सामने नहीं आ पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय से उनके रिश्ते क्या थे ये पता नहीं चल पाएगा, और क्या क्या गुप्त सूचनाएं जो पाकिस्तान के पास गई है उसका कभी खुलासा नहीं होगा। ऐसे में पार्टी ये कहती है, ये डिमांड करती है कि एटीएस अगर निष्पक्ष तरीके से जांच तभी कर सकता है जब उसको मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी और आरएसएस के चंगुल से बाहर निकाला जाए और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इस पूरे मामले की जांच हो। बिना इसके यह संभव नहीं है। साथी कपिल कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इस मामले में ज्यादातर बातें तो आशुतोष भाई ने कह दी हैं, लेकिन मैं इसमें यह जरूर जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं तक आईएसआई एजेंट्स की सीधी पहुंच होना
सीधे उनके साथ मिलकर काम करना, उनके कार्यक्रमों के खर्च उठाना, खुलेआम साथ में दिखना और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बन जाना, ये एक बहुत गहरी साजिश, चिंता और देश की सुरक्षा के प्रति एक खतरे की तरफ दिखाता है। और अगर हम घटनाओं को जोड़ना शुरू करें, पिछले साल जब पठानकोट के हमले के बाद आईएसआई को बुलाया गया जांच करने के लिए, तब हमने ये सवाल उठाया, क्या इस देश के प्रधानमंत्री खुद ही आईएसआई के एजेंट के रूप में काम तो नहीं कर रहे? तब लोगों को ये भाषा अच्छी नहीं लगी। लेकिन आज देश को ये बताना होगा कि वो कौन लोग थे जिनके दबाव में मोदी जी ने आईएसआई को पठानकोट की जांच करने का निर्णय लिया। मोदी जी को भी ये बताना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आरएसएस और भाजपा के अंदर बैठे हुए आईएसआई के एजेंट, आतंकवादी संगठन के लोगों ने स्लीपर सेल और जो मॉड्यूल आईएसआई के लगभग 500 स्लीपर सेल अगर भाजपा और आरएसएस में घुस चुके हैं और वहां पे निर्णय करवा रहे हैं, वहां की फंडिंग चला रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। बहुत ही सबसे पहले हाफिज सईद से मिलने इनके एक नजदीकी वेद प्रताप वैदिक जी जाते हैं, वो बॉर्डर पार करके हाफिज सईद के साथ मीटिंग करते हैं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री अचानक किसी को बताए बगैर नवाज शरीफ के घर में बंद कमरे में गुप्त मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में क्या होता है ये किसी को नहीं बताया जाता। उसके बाद एक आतंकवादी हमला होता है, उसकी जांच करने के लिए आईएसआई को इस देश में बुलाया जाता है। और उसके बाद ये सारा नेटवर्क खुलना शुरू होता है कि विश्व हिंदू परिषद में, भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के अंदर आईएसआई के लोग बैठे हैं, आतंकवादी संगठनों के लोग बैठे हैं। मेरे को लगता है इससे ज्यादा गंभीर बात इस देश की सुरक्षा के लिए, इससे बड़ा खतरा आज तक पैदा नहीं हुआ है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करे, खुद सामने आए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं पूरे देश के लोगों से कि अब समय संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। और जब ये हिंदू मुसलमान की बात करें, दंगों की बात करें, आतंक हमलों की बात करें, हिंसा की बात करें, तो ये बात समझनी होगी कि उसका पैसा आईएसआई दे रही है। आईएसआई के एजेंट बैठे हुए हैं जो ये काम करा रहे हैं। तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, इसका भंडाफोड़ हो और मोदी जी ये बताएं, देश के सामने आके बताएं कि कौन लोग थे और कौन से कारण थे जिसके कारण उन्होंने आईएसआई को पठानकोट के हमले की जांच के लिए बुलाया। और अगर वो इस मामले में जवाब नहीं देते और चुप्पी साधते हैं तो ऐसा लगेगा कि शायद आईएसआई के काले हाथ मोदी जी के घर तक भी पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, ये मसला इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और सोवियत यूनियन और रूस की खुफिया एजेंसी KGB और इजराइल की संस्था मोसाद, ये कैसे दूसरे देशों के अंदर जाके तख्ता पलट जैसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। इनका फेवरेट आदमी कौन वहां का प्रधानमंत्री हो, कौन राष्ट्रपति हो, ये खुफिया एजेंसी तय करती है। ऐसे में अगर आईएसआई की इतनी गहरी पैठ अगर बीजेपी और आरएसएस के अंदर हो चुकी है तो ये कोई मामूली मसला नहीं है। ऐसे में बीजेपी को स्पष्ट करना होगा, आरएसएस को स्पष्ट करना होगा कि आईएसआई से उनके रिश्ते क्या हैं और जो 4 सवाल हमने पूछे हैं उस सवालों के जवाब में दें।